हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुछ क्लासेस। लास्ट टाइम हमने एक आर्क की वजह से पोटेंशियल पढ़ लिया था, है ना। और वो आर्क की वजह से पोटेंशियल मैंने बताया था, जैसे ये आर्क था आपका, कोई भी आर्क था जिसका सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी हमारी लैम्डा, रेडियस है आर। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल निकाला था हमने वो लिखा था के लैम्डा अल्फा, और जो अल्फा था वो हमेशा हमें किस में लेना है, रेडियन में। इतनी बात हम समझ गए थे, इतनी बात हमने निकाल ली थी, ठीक है ना। तो इसकी मदद से हम लोग कुछ और चीजें कर लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए एक हमारा रिंग है, रिंग के सेंटर पे मेरे को पोटेंशियल निकालना है, रेडियस है इसकी आर, ठीक है ना। तो अभी मैं देखूंगा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के लैम्डा अल्फा, और लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी मान लीजिए, ठीक है ना। और या फिर मैं कहूँ इस पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी होगी, टोटल चार्ज है क्यू, टोटल यूनिफॉर्मली चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वैल्यू है क्यू। तो अगर मैं इस रिंग के लिए लैम्डा की वैल्यू लिखूं, लैम्डा में पता है क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो चार्ज है हमारा क्यू, लेंथ, एक रिंग की जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। तो मेरे को लैम्डा भी पता चल गया। अल्फा देखेंगे, अल्फा क्या होता है, सेंटर पे जितना एंगल बनता है, यहाँ सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, ये पूरा 360 को हम लोग कहते हैं 2 पाई, यानी मेरा अल्फा आ गया 2 पाई। वैल्यू रख देते हैं v इज इक्वल टू a, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे q अपॉन 2 पाई r, और अल्फा की वैल्यू रखेंगे 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, ये आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाय R। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी रिंग के सेंटर पे इतना पोटेंशियल होता है, बात आ रही समझ। इसी तरह एक आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देता हूं, ताकि आगे इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बने वो आप आसानी से कर, ठीक है ना। तो मान लीजिए कह रहा है कि एक L लेंथ का वायर है, L लेंथ का वायर है, इसको मैंने बेंड करके R रेडियस कर दिया, है ना। कहता है एक हमारा L लेंथ का वायर था जिसको सेमी सर्कल के फॉर्म में बना दिया, रेडियस है R, ठीक है ना। पूछा गया है सेंटर पे इसके पोटेंशियल बताइए, चार्ज डेंसिटी वापस से इसके ऊपर टोटल चार्ज है क्यू, ठीक। तो मैंने अभी पढ़ा है एक R की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा। तो हम लोग यहाँ पे पहले लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा बटा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्यू टोटल लेंथ है, ये पता चल गया मेरे को। अब इसकी रेडियस निकालनी है ना। तो रेडियस को L के फॉर्म में मैं निकालना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा, क्योंकि ये जो लेंथ होगी वो पाई आर होगी, पाई आर की वैल्यू L के इक्वल है, यानी आर हो जाएगा मेरा कितना, L अपॉन पाई। तो मेरे को P की वैल्यू पता है कितना होती है, के लैम्डा अल्फा, यहाँ डालूंगा के लैम्डा मेरे को पहले से निकला Q बाई L, और अल्फा मेरा कितना है, अल्फा हमारा होता है पाई, बात है समझ। ये हो गया हमारा V, और बस चलो, ठीक है ना, बात आगे समझ। चलिए आगे हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगुलर एसएचएम ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब किसी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे नेट फोर्स जो होगा हमेशा, ऑलवेज, जब यूनिफॉर्म फील्ड होगी हमेशा 0 होगा, इस बात को याद रखेंगे। टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा उसके ओरिएंटेशन पे कि मैंने किस डायरेक्शन में कितने एंगल पे रखा है ना। लास्ट टाइम हमने टॉर्क का फॉर्मूला भी पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू कितना पढ़ा था बेटा, P E sin थीटा। तो P और E तो कांस्टेंट है हमारा, यानी जो टाउ है, टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा है, यानी जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा टॉर्क भी चेंज होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है हमारा टॉर्क। अगर हमारा एंगल 0 है, यानी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हम रख रहे हैं अपने डायपोल को, तो हमारा टॉर्क 0 आएगा। अगर हम 90 डिग्री पे रखें तो 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। यदि बात समझ आती है तो आज हम पढ़ेंगे एंगुलर एसएचएम ऑफ डायपोल, इसको देख लेते हैं। और जब हमारे यूनिफॉर्म फील्ड में रखा तब की बात हो रही है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी यूनिफॉर्म फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी वैल्यू है E। यहाँ पर एक डायपोल रखा हुआ है कुछ इस डायरेक्शन में, इस तरह से। हम जानते हैं कि डायपोल को, अगर ये हमारा एक डायपोल है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच की कुछ भी डिस्टेंस हो, चार्ज हो क्यू, तो डायपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो मैं इसे एक एरो से भी डिनोट कर सकता हूँ इस तरह से।
तो ये हमारा P है और ये जो एंगल है थीटा, ठीक है ना, इतनी बात समझ आ रही है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I, तो मेरे को पता है जो टाउ होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE sin थीटा, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं थीटा बहुत ही स्मॉल है, बहुत छोटा है, नियरली इक्वल टू 0, तो sin थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ, तो टाउ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी PE थीटा, सही ना। अब ये देखेंगे टॉर्क हमारा किस डायरेक्शन में, टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन में घूम रहे तो इसे नेगेटिव लिख लूंगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है I टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस का PE थीटा, यानी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस PE अपॉन I थीटा। इसका कंपेयर कराएंगे एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन से ओमेगा स्क्वायर थीटा, यानी ओमेगा की वैल्यू जो मिलेगी वो आ जाएगी अंडर रूट PE अपॉन I। तो हमें टाइम पीरियड पता चल जाएगा, t इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करूंगा, ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट I बाय P, ठीक है ना। ये हमारा किसी डायपोल का टाइम पीरियड होता है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बात समझ आ रही है। इसे लिख लेंगे, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे हम आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते मुझे I पता हो, P पता हो और E पता हो, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। जब भी एक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है ना। तो यहाँ पे मेरा एक डायपोल रखा है, ये आपका नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया पॉजिटिव, इसके बीच की डिस्टेंस है dx। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चार्ज क्यों था, यहाँ पे चार्ज क्यों था पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो यहाँ पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस dE, सही ना। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q टाइम्स ऑफ E, E कितना ही E प्लस dE, और यहाँ जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा Q टाइम्स ऑफ E। तो अब हम देख रहे हैं ये फोर्स और ये फोर्स दोनों अनइक्वल है, अनइक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स अब जीरो नहीं होगा। यानी जब भी किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो उसका डायपोल कभी भी जीरो नहीं होगा। डायपोल कह रहा हूँ, उसके ऊपर जो फोर्स है नेट फोर्स होगा, जब भी किसी हम डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगता है वो कभी जीरो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा F net इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर जीरो नहीं है तो कितना है वो पता लगा लेते हैं। तो मैं देखूंगा यहाँ पे फोर्स कौन सा ज्यादा होगा, ये फोर्स ज्यादा होगा और ये फोर्स कम होगा, तो मैं लिखूंगा F net, है ना। नेट फोर्स की बात कर लूं, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, तो मैं लिखूंगा Q E प्लस dE और आ जाएगा आपका माइनस Q टाइम्स ऑफ E, सही ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू QE प्लस Q टाइम्स ऑफ dE माइनस QE, प्लस QE माइनस QE कैंसिल आउट, ये आ जाएगा F इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ dE। इन्हें बात समझ आ रही है, ये इक्वेशन वन ले लेते हैं। अब हम जानते हैं P का फॉर्मूला होता है Q इंटू, मतलब यहाँ का डायपोल हो जाएगा चार्ज का मैग्नीट्यूड इनको इनके बीच का सेपरेशन, चार्ज इंटू सेपरेशन, सेपरेशन कितना है dx, यहाँ से मुझे मिल जाएगा Q इज इक्वल टू P अपॉन dx। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो F का फॉर्मूला हो जाएगा P और साथ में आ जाएगा dE बाई dx, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला होगा। इन्हें बात समझ आ रही है। यानी कि जब किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। कितना होगा उसका फॉर्मूला मैंने डिराइव करा दिया, फोर्स का फॉर्मूला होगा P टाइम्स ऑफ dE बाई dx, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू P टाइम्स कर देंगे तो मेरे को फोर्स मिल जाएगा। बात आगे समझ कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कहता है कि भाई एक हमारे पास डायपोल है, ये इसकी वैल्यू है P1 और इसके सेंटर है C1, यहाँ से
r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक डायपोल रखा है कुछ इस तरह, इसकी वैल्यू कितनी है E2, समझ आएगा? ये डायपोल ये, एक बार डायपोल ये, तो कह रहा है कि इस डायपोल की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स ऑन डायपोल P2 बाय P1, P1 P2 पे कितना फोर्स लगाएगा। इसको हम ये भी बोल सकते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, है ना। तो P1 P2 पे कितना फोर्स लगाएगा ये हमें निकालना है, ठीक। तो अभी मैं देखूंगा क्या यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। तो देखूंगा यहाँ पे जो चार्ज होगा उसकी वजह से अलग फील्ड होगी, यहाँ पे नेगेटिव जो चार्ज होगा उसकी वजह से फील्ड अलग होगी यहाँ पे, इस वजह से यहाँ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। तो देखूंगा इसके लिए, इस डायपोल के लिए ये पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्सियल के लिए। तो हमें पता है E ड्यू टू एक्सियल, एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था 2kp/r3। तो यानी लिखूंगा 2k, p कौन सा लेंगे जिसकी वजह से निकालने, इलेक्ट्रिक फील्ड हम P1 की वजह से निकालने, तो यानी लिखेंगे P1 डिस्टेंस कितनी है r3, सही है ना। E पता चल गया। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, F का फॉर्मूला क्या होता है, P टाइम्स ऑफ dE/dx। ये P कौन सा होता है, on which force is exerted, जिसके ऊपर फोर्स निकालना, तो P2 के ऊपर निकालना है। यहाँ क्या लिखूंगा P2 और यहाँ लिखूंगा d/dx और E की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा 2kp1/r3। तो मैंने लिखा 2kp1/r3। अच्छा ये x क्या होते थे, डिस्टेंस, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग करते थे। यहाँ डिस्टेंस कितनी है r, तो हम लोग लिख देंगे r, यहाँ भी लिख देंगे r, ठीक है ना, ठीक। तो अभी हमने कर दिया, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये अपना आ जाएगा P1 और 2 के बाद आ जाएगा 2kp1 P2 और ये आ जाएगा d/dr, r ऊपर जाके x की पावर -3। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन हम करना जानते हैं कितना होता है, -x और nx की पावर n-1, तो -3 आगे आ जाएगा -6kp1 P2 और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा r की पावर 4 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसको स्क्रीन को पॉज करके इसे लिख लेंगे, समझ लेंगे, अच्छी तरह कर लेंगे। और इससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे बताएंगे कि हमारे दो डायपोल इस तरह से रखे हैं, P1 ये हमारा, P2 ये हमारा, ठीक है ना, या ऐसा कर दो। ये P1 है, ये P2, अब बताना है, ठीक है, करके बताएंगे। डिस्टेंस वही है इनके बीच की r। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन हम जानना चाहते हैं। बात आ रही समझ, तो हम लोग देख लेंगे, यहाँ लिखेंगे रिलेशन बिटवीन E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड V, ठीक है ना। तो हम जानते हैं जो F का फॉर्मूला होता है वो होता है Q टाइम्स ऑफ E, सही है। और वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू डिस्टेंस dx, पता है समझ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और W जो होता है वो कितना होता है V इंटू Q, ये आ गया Q इंटू E डॉट dx और Q से Q निकल गया तो V का फॉर्मूला आ जाएगा E डॉट dx, ठीक है ना। और हम लोग जो डिफरेंशिएशन कर देंगे तो V इज इक्वल टू आ जाएगा E डॉट इंटीग्रेशन dx, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके r तक, ठीक है ना, और नेगेटिव,
ये हमारा रिलेशन है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। अगर डिफरेंशिएशन वाइज देखें तो जो E का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा dV/dx। ठीक है, बात आएगा समझ? ये उस बात को हम लोग याद रखते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये जो होता है ये डेवर होता है पार्शियल डिफरेंशियल, है ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा, ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं लिखूंगा Ex का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डेवर V/डेवर x आई कैप। इसी तरह मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर, तो वेक्टर में लिखना पड़ेगा। Ey की बात करूँ तो आ जाएगा माइनस डेवर V/डेवर y j कैप। इसी तरह z डायरेक्शन की बात करूँ तो मैं लिखूंगा माइनस डेवर V/डेवर z a कैप। ठीक है ना। ये हमारे वेक्टर फॉर्म में आ गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी Ex प्लस Ey प्लस Ez। ठीक है ना। तो ये सब लिख लेंगे अच्छी तरह से। ये फॉर्मूला हम लोग दिमाग में रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है ना। करते हैं इसका एक क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। कहता है भाई कि पोटेंशियल जो है वो दिया गया है, वो दिया गया है 2x दिया है x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर z प्लस z स्क्वायर x, ऐसा दिया गया पोटेंशियल। कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1,1,1 ऐसा पूछा गया। ठीक है। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहले क्योंकि ये 3 डायरेक्शन में, तो 3 डायरेक्शन में हमें करना पड़ेगा Ex। ये होता है माइनस का डेवर V/डेवर x और साथ में आया I कैप। पॉइंट टू बी नोटेड, ये नेगेटिव लगाना हमेशा, ये भूल जाएंगे तो हमेशा आंसर गलत आएगा। तो इस माइनस को हम लोग पहले ही लिख देंगे। ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे माइनस, आप देखना ध्यान से, इस पूरे का x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में सिर्फ x वाले का करते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ x का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आ जाएगा 2x बाय, यहाँ तो x है नहीं तो इसका कांस्टेंट हो गया 0 आ जाएगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा z स्क्वायर। अब मेरे से पूछा गया है साथ में i क्या है ना। मेरे से पूछा गया 1,1,1 पे, यानी x y z की वैल्यू 1 1 1 डालेंगे तो यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा -2 और ये 1 3, माने इसका 3i, सही ना। सिमिलरली जब मैं Ey निकालूंगा ऐसे डिफरेंशिएशन करके तो आ जाएगा माइनस का 3j, और इसी तरह Ez निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा माइनस का 3k। बात आ गई समझ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3 कॉमन i प्लस j प्लस k, सही ना। और अगर मॉड पूछा जाए तो हम जानते हैं मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √ -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर और प्लस -3 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 999, मतलब 3√3। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारा फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड, इसे आराम से कर लेंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं। कहता है कि एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1000 वोल्ट पर मीटर, ऐसा है। ठीक है। और यहाँ पे कई सारे पॉइंट दिए, यहाँ पे दिया है A, यहाँ पे दिया है B, यहाँ पे दिया है B, यहाँ पे दिया है C। नहीं बात समझ आ रही। ठीक है। और ये एक ही लाइन में है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, ऐसा। ठीक है। अभी पूछा गया है VDC बताओ, VAB बताओ, VAD बताओ, VCB बताओ, इतना सारा पूछा है, और VAC भी इतना सारा पूछा। पोटेंशियल की से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं लिखूंगा पहला वाला
VAC का मतलब है VA माइनस VC, ठीक है ना। तो VA माइनस VC हम लोग को फाइंड करना है। तो पहले मैं सोचूंगा इसमें माइनस साइन आएगा या प्लस साइन, ठीक है। तो याद करिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, कम। तो C देखेंगे, C पे पोटेंशियल कम होगा, A पे ज्यादा होगा, तो ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, हायर में से लोअर माइनस करेंगे, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो प्लस साइन पहले लगा दिया, ठीक है ना। अब VA माइनस VC, डेल्टा V है, डेल्टा V का फॉर्मूला मैंने बताया था, अभी फॉर्मूला लिखा था, जो E का फॉर्मूला होता है कितना होता है, dV बाय dx, यानी जो dV हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, E टाइम्स ऑफ dx। तो मैंने यहाँ लिखा E हमारा कितना है 1000 और इनटू साथ में कितना dx इनके बीच की डिस्टेंस A और C, तो 2 ये हो गई 1 ये हो गई, तो 3 हो गया, यानी कि प्लस का 3000 वोल्ट। ये याद रखेंगे, जो dx है हमेशा कौन सी लेंगे, along the direction of या along the direction of electric field। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी उसी के अलोंग डिस्टेंस लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लेनी है। बात आ रही समझ, ये नहीं कि हमें पहले दिख रहा है AC तो हम A से बीच के डिस्टेंस ये वाली लेना है, ये नहीं लेना है, सही ना। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग डायरेक्शन लेना है। दूसरा वाला कर लेते हैं, VDC कर लेता हूं, नहीं VCB कर लेता हूं, ठीक है ना। तो VCB का मतलब क्या है, VC माइनस VB, सही ना, ये लिखेंगे। तो अभी देखेंगे VC हमारा कम है और VB हमारा क्या है, ज्यादा। कम में से ज्यादा माइनस करोगे आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना। अभी E डॉट dx हमारा कितना है 1000, dx मतलब इनके बीच की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस नहीं लेना है मेरे को, ये डिस्टेंस नहीं लेना, हमेशा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कितनी 1, तो इनटू 1 कर दूंगा, कितना आ जाएगा माइनस का 1000 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली ये तीनों कर लेंगे, इसके आंसर खुद करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के जैसे पोटेंशियल कितना होता है ये जान लेते हैं। तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर मान लीजिए ये है अपना, और सारा जो चार्ज होगा हमें पता है कंडक्टर में कहाँ होता है, सरफेस पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये इसका सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गई r, और ये डिस्टेंस क्या हो गई यहाँ से यहाँ तक x। इतनी बात समझ आ रही है। तो आपसे पूछा गया कि स्फीयर की वजह से P पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा, मतलब आउटसाइड का पोटेंशियल कितना होगा। पहले मैंने लिखा फर्स्ट इफ x इज इक्वल टू ग्रेटर देन r, मतलब आउटसाइड है, ठीक है ना। तो हमने बताया था कि स्फीयर के केस में हम लोग सारा चार्ज कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं, सेंटर पे। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस x है, तो हमारा जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, kq/x, सही ना। यानी यहां से मैं कह सकता हूं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। सेकंड हम लोग देख लेते हैं। सेकंड कहता है इफ x इज इक्वल टू r, यानी मैं कहां पे पहुंच गया, सरफेस पे। कहां पहुंच गया, सरफेस पे, ठीक है ना। सरफेस पे पहुंच गया तो x की वैल्यू यहां पे r डाल दो, तो कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू kq/r, ठीक है ना। थर्ड वाला देखेंगे, इफ x इज लेस देन r, ठीक है ना। x इज लेस देन r के लिए बात करूं, मतलब अंदर की बात करूं, यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है ये x, ठीक है ना, क्वांटिटी है। अगर यहाँ की बात करूं तो मैंने बताया था अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे जीरो है ना। अगर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा, यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस में हर जगह पे जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, जो सरफेस पे होगा। हम लोग लिख देंगे V इज इक्वल टू kq/r,
क्यों? क्योंकि हर एक सरफेस इक्विपोटेंशियल है, चाहे यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं भी देखो, हर जगह इक्विपोटेंशियल है। इक्विपोटेंशियल का मतलब कि पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो जो हमारा सरफेस पे होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, हर जगह सेम होगा। इसलिए हम हमेशा यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ गई? AQ/r। बात आ रही समझ? तो इसका हम लोग ग्राफ भी बना लेते हैं। मान लो मेरे को एक ग्राफ बनाना, ठीक है ना? किस किस के बीच? मेरे को बनाना है पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये है हमारी कितनी? x = r। सही है? बात आ रही समझ? तो हम देख रहे हैं सेंटर पे जो है वो कितना है? सेंटर पे भी KQ/r है, और सरफेस पे भी कितना है? KQ/r। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या है? कांस्टेंट। सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही मैं सरफेस से बाहर जाता हूँ v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो जाता है। यानी अब x बढ़ेगा और v कम होगा। तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से जाने लगेगा। अरे बात समझ? तो पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ इसे अच्छे से बना लेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है तो हम लोग आराम से बता सकते हैं, ठीक है ना? दूसरा कर लेते हैं नॉन कंडक्टिंग की वजह से, इसे हटा देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इन्हीं बात समझ आ गई? आ रही तो अच्छी बात। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे। हमें पता है कि अगर कंडक्टिंग होता है सॉलिड तो सिर्फ सरफेस पे चार्ज रहता है ना, लेकिन अगर मैं नॉन कंडक्टिंग की बात करूं तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ना? हर जगह चार्ज होगा, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होगी। यानी अब अंदर जो है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगी। तो यहाँ पे चार्ज बना देता हूं, हर जगह पे चार्ज होगा, थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है ना? ठीक है, अच्छी बात। तो ये मान लीजिए हमारा सेंटर है, यहां पर x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, ठीक है, और यहाँ पे सरफेस पे एक पॉइंट है Q। ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है? r। सही। अच्छा ये बताओ कि पोटेंशियल ज्यादा कहाँ पे होगा? P पे ज्यादा होगा या r पे? तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होंगी, और अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। यानी Q पे कम होगा, P पे क्या होगा? ज्यादा। तो मैंने लिखा Vp माइनस Vq, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dx। इन्हीं बात समझ आ रही? अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर देख लेते हैं। हमें पता है नॉन कंडक्टिंग के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितनी होती है? KQx अपॉन R3, साथ में आया dx। इंटीग्रेशन कहां से जा रहे हैं? x से लेके r तक, ये भी जाएगा x से लेके r तक। यानी बात समझ आ रही है अच्छी तरह? ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। KQ/R3 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो KQ/R3, और ये आ जाएगा x dx का इंटीग्रेशन x²/2, तो 2 बाहर ले लिया, ये आ जाएगा x², ये आ जाएगा R2x, ठीक है ना? अब हम लोग हायर और अपर लिमिट डाल देते हैं, और VQ की वैल्यू, VQ हमारा क्या है? सरफेस पे। सरफेस पे हम जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, तो ये लिखेंगे Vp माइनस K, चार्ज है हमारा Q डिवाइडेड बाय R, ठीक है? वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा KQ अपॉन 2R3, और विद इन ब्रैकेट आएगा R² माइनस x², और ये वाला जो टर्म है उसको इधर देख देंगे, तो माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो उधर मैं लिख दूंगा प्लस का KQ/R, ठीक है ना? और ये आ जाएगा Vp। Vp कौन सा पॉइंट है? P इनसाइड है, यानी ये जो मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ वो स्क्वायर के अंदर निकाल रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पे फर्स्ट केस में लिख दूंगा इफ x इज लेस देन r, ठीक है ना? मतलब मैं कहाँ हूँ? इनसाइड। अरे बात समझ? तो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे अगर मैं कांस्टेंट की या कॉमन की बात करूं तो KQ बाहर आ जाएगा, और इसका एलसीएम ले लूंगा तो कितना आ जाएगा? 2R3, ठीक है ना? तो यहाँ पे 2R3, ये बचेगा R² माइनस x², और ये आ जाएगा प्लस का एक आर से आर कैंसिल, ये आ जाएगा 2R², ठीक है? तो फाइनली जब सॉल्व कर लूंगा फाइनल आंसर आ जाएगा V एट पॉइंट P, और वो P पॉइंट कहाँ है? इनसाइड, ठीक है ना?
v इनसाइड का जो फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे kq 2r³ नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा kq अपॉन 2r³ विद इन ब्रैकेट। अब ये देखेंगे r² और प्लस 2r² कितना हो गया 3r² और माइनस का x²। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखेंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे। डेरिवेशन इसका याद रखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं x पे डिपेंड कर रहा है, यानी जैसे जैसे मैं x की वैल्यू डालता जाऊंगा मुझे उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इससे ही हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से सरफेस पे और सेंटर पे भी निकाल लेते हैं। तो सेकंड इसका है, इफ x इज इक्वल टू r, अगर x इज इक्वल टू r है मतलब हम कहां पहुंच गए, सरफेस पे, ठीक है ना, सरफेस पे पहुंच गए। सरफेस पे पहुंच गए, x की वैल्यू r डालो तो यहां जाएगा 3r² माइनस r², 3r² में से r² कैंसिल हुआ, यहां लिख देते हैं v एट सरफेस। इसका फॉर्मूला हो जाएगा kq अपॉन 2r³ और यहां जाएगा आपका 3r² और x की वैल्यू r पुट करेंगे r², तो ये आपका बच जाएगा kq अपॉन 2r³ और यहाँ जाएगा 2r², r² से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यह आ जाएगा kq/r। और ये इसी केस को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सरफेस पे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में भी यही होता है, ठीक है ना। ये हमारा x से इंडिपेंडेंट है और ये हमारा x पे डिपेंड कर रहा है। थर्ड वाली हम इसी तरह से बात कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, इसको हटा देता हूं। थर्ड में यहीं से बात करूं, मैं थर्ड पॉइंट लिखूंगा, इफ x इज ग्रेटर देन r। x इज ग्रेटर देन r का मतलब क्या है, हम स्फीयर से बाहर चले गए, आउटसाइड आ गए, तो यहाँ छोटा सा लिख देता हूं आउटसाइड, है ना। आउटसाइड लिखूंगा तो v आउटसाइड, इसका फॉर्मूला r की जगह x पुट कर देंगे तो आ जाएगा kq/h। यहाँ हम देख रहे हैं x पे डिपेंड कर रहा है, x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो ये ग्राफ किस किस के बीच बना रहे हैं, पोटेंशियल और x के बीच। तो मैं देख रहा हूं जैसे जैसे पहले तो मैं x इज इक्वल टू r के बाद का बनाना, ये जो डिस्टेंस है ये x इज इक्वल टू r। अब r से जैसे ही मैं बाहर जा रहा हूं x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी यहाँ तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। अंदर का जो फॉर्मूला मैंने लिखा था वो क्या लिखा था, v इज इक्वल टू kq अपॉन 2r³ और साथ में आया था कितना 3r² माइनस x², सही ना। ये v क्या है, इनसाइड। तो इनसाइड का जो अगर इससे मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो मैं कुछ ऐसा ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये ग्राफ है हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का। तो इससे पहले हम कंडक्टिंग का भी बना चुके हैं, ये नॉन कंडक्टिंग का हो गया। तो ये दो हमारे डेरिवेशन थे और इससे जो रिलेटेड फॉर्मूला ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से सीखेंगे और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। लिख देता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो पहले समझ लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है। एक, जैसा कि नाम से नजर आ रहा है, इक्यू मींस होता है इक्वल। एक ऐसी सरफेस जहां पे हर एक पॉइंट पे बॉडी का या उस सरफेस का पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे इक्वल होता है, सेम होता है, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि एक जगह भी मान ली एक जगह पे भी है, दूसरी जगह पे भी है, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, जीरो। अगर डेल्टा भी जीरो हो गया तो वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखेंगे इस पॉइंट को, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर किसी चार्ज को हम मूव कराते हैं तो उसका वर्क डन हमेशा क्या आएगा, जीरो है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं ये कई तरह की सरफेस होती है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, ये डायपोल है और डायपोल के मिड पॉइंट से पास होने वाली एक इमेजिनरी लाइन। यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट x हो गया, ये पॉइंट y हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, z, ठीक है ना।
अगर मैं पूछूं x पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, तो मैं देखूंगा ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है सेम है, ठीक है, और चार्ज भी हमारा क्या है, सेम है, लेकिन ऑपोजिट साइन का है। पोटेंशियल में हम लोग साइन से मतलब रखते हैं, हमें पता है। तो एक की वजह से पॉजिटिव आएगा, दूसरे की वजह से नेगेटिव आएगा। जब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो मैं कहूंगा Vx = क्या आया, 0, ठीक है ना। इसी तरह मैं y की डिस्टेंस देखूं, इधर से भी v इधर से भी y, दोनों वजह से जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। फिर से उसे ऐड करूंगा तो पोटेंशियल एट पॉइंट y वो कितना आ गया, 0। सेम इसी तरह मैं z पे देख रहा हूं, z पे भी डिस्टेंस हमारी सेम है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट z यहां पे भी क्या आ गया, 0। तो आप देख रहे हैं इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं, हम कोई सा भी पॉइंट इस लाइन पे ले लें, हर जगह पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0। और अगर हमारा पोटेंशियल नेट पोटेंशियल 0 आ रहा है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस सरफेस पे कोई भी चार्ज मैं छोड़ूंगा उसको मूव कराने में हमेशा वर्क क्या होगा, 0, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक सिंगल चार्ज की, आइसोलेटेड चार्ज की। तो हमें पता है आइसोलेटेड चार्ज, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना, कुछ इस तरह से निकलती है, ठीक है, बाहर की तरफ आती है, आने दो, अच्छी बात है। अब ये मैं सरफेस ले रहा हूं, ध्यान से देखना, ये सरफेस है, ठीक है ना। तो अगर इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूं x, एक पॉइंट यहाँ पे ले लूं y, यहाँ पे ले लूं z, और यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट ले लेता हूँ। x पे पोटेंशियल क्या होगा, kq/r, y पे पोटेंशियल क्या होगा, kq/r, z पे पोटेंशियल क्या होगा, kq/r, यानी हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम। तो ये जो एक सरफेस बन रही है, स्फेरिकल सरफेस, क्योंकि 3 डायमेंशनल होगी तो मैं इसे स्फेरिकल कह सकता हूँ। ये जो स्फेरिकल सरफेस होगी ये भी क्या होगी, इक्विपोटेंशियल। बात आई समझ, क्यों इक्विपोटेंशियल है, क्योंकि इस पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या है, सेम, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एक शीट की। एक शीट है हमारी इनफाइनाइट लेंथ की, कुछ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, और इस पे भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा कैसी जाएंगी, पैरेलल जा रही होंगी, ना उनके बीच का डिस्टेंस कम हो रही है, ना उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है ना। तो अगर मैं कहूंगा कि यहाँ पर और यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। अगर पोटेंशियल सेम है क्योंकि चार्ज भी सेम है, तो ये जो एक प्लेन मिलेगा, यहाँ पे जो प्लेन मिलेगा, ये सारी सरफेस क्या होंगी, इक्विपोटेंशियल, ठीक है ना। तो इतने तरह की हमारी सरफेस हो सकती है इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसकी पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है कि आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आपका एक्स वाई एक्सेस दिया हुआ है, आपका एक्स वाई एक्सेस दिया है, ये आपका एक्स एक्सेस है और इधर क्या है, वाई एक्सेस, है ना। और यहाँ पर आपकी कुछ इस तरह से बहुत सारी लाइंस बनी है। ये डिस्टेंस है 10 मीटर, वापस से डिस्टेंस है 10 मीटर, और फिर से अगर आगे भी हो तो वो भी डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर, ठीक है ना। और ये सारे जो एंगल बना रहे हैं, ये कितना बना रहे हैं, 37, ये भी एंगल 37, ये भी एंगल है 37, ठीक है। ये आपका जो पोटेंशियल है, ये है आपका मान लीजिए 20 वोल्ट, ये आपका 40 वोल्ट, ये आपका 60 वोल्ट, और ये आपका 80 वोल्ट, ठीक है ना। तो फिर मैं देखूंगा इस लाइन के अलोंग हर जगह पोटेंशियल क्या है, 20 वोल्ट है, इस लाइन के अलोंग हर जगह पोटेंशियल क्या है, 40 है, इस लाइन के अलोंग हर जगह 60, यहाँ पर 80। तो हम देख रहे हैं एक पर्टिकुलर या फिक्स डिस्टेंस के बाद पोटेंशियल कम होता जा रहा है, और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, कि यहाँ 10 के बाद देखिए 40 हो गया, फिर 10 के बाद 60 हो गया, फिर 10 के बाद 80 हो गया, ठीक है ना। तो अभी मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझे वैल्यू बतानी है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। पहला स्टेप, कोई भी एक लाइन चूज कर लो। तो मान लो मैंने ये वाली लाइन चूज कर ली, ठीक है, बात आई समझ। और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाए, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसे होती है, परपेंडिकुलर। तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ये बना दी, बात आई समझ। अच्छे से देखेंगे। पहला स्टेप क्या था, मेरे को एक लाइन चूज करनी है, मैंने बीच वाली चूज कर ली। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप, उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। क्यों खींचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसी होती है, परपेंडिकुलर, है ना।
ठीक है भाई, परपेंडिकुलर हो गई। अब मेरे को डायरेक्शन निकालनी, पहले हम लोग डायरेक्शन निकाल लेते हैं, बाद में मैग्नीट्यूड, है ना। तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और इस डायरेक्शन में जाने पे बढ़ रहा है। तो मेरे को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलाउंग हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, कम। तो इस डायरेक्शन में जाने पे कम हो रहा है, यानी यही डायरेक्शन में हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने कह दिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नीचे ना होकर के किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई। सही है। अभी हमने पढ़ा है जो ई का फॉर्मूला होता है ना, जो ई का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, dv बाई dx। dv का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। तो ये 40 ये 20, चेंज कितना है 20, डिवाइडेड बाई dx। dx क्या होता है, dx होता है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, है ना। या मैं ये कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग जो डिस्टेंस होती है, मैं ये डायरेक्ट नहीं लूंगा, मैं ये वाली लूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हमने पहले ही पढ़ा है हमेशा कौन से डिस्टेंस लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग मेरे को इस 10 का इधर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो अगर ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो 10 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, 10 cos 53 डिग्री, है ना। तो डिस्टेंस आपकी होगी 10 cos 53, वैल्यू डाल देते हैं 10 cos 53 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 3/5, है ना। तो लिख दिया मैंने 3/5, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 10 जा, ये कितना आ गया 10/3 वोल्ट पर मीटर। अभी मेरे को क्या मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड। अभी मेरे को डायरेक्शन नहीं मिली, है ना। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 37 ये हो गया और 90 ये हो गया, कितना हो गया 127, है ना। तो हम लिखेंगे 10/3 at an angle कितना 90 plus 37 127 डिग्री with positive x axis। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बनाती हुई हमारी फील्ड है, तो उसकी वैल्यू कितनी है 10/3 वोल्ट पर मीटर। बात आ रही समझ, अच्छी तरह से इसे कर लेंगे। दूसरा इसका टाइप जो होता है इसी क्वेश्चन का वो देख लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है तो अच्छे से समझेंगे इसे, ठीक है ना। पॉज कर करके अच्छे से समझेंगे। दूसरे टाइप का मैं क्वेश्चन बता देता हूं। मान लीजिए ग्रिड वाला क्वेश्चन आता है, ग्रिड आपको दिए कुछ इस तरह से, ठीक है ना, जिस तरह से ग्रिड दी है ऐसा, ठीक है। और यहां पे पॉइंट दिए इंटरसेक्शन पॉइंट ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया एम, ये हो गया एन, और ये हो गया O, ये हो गया P, ये हो गया Q, ऐसा दिया, ठीक है। और ये दिया है R, ये दिया है S, और ये पॉइंट है T, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये जो डिस्टेंस है ये भी कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इतनी बात समझ आ रही। और साथ में कहता है पोटेंशियल एट O, मतलब V ऑफ O, इसकी वैल्यू दी है मुझे 20 वोल्ट। फिर कहता है V एट A, मतलब पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B, इसकी वैल्यू दी है कितनी 40 वोल्ट। फिर कहता है V एट M इज इक्वल टू V एट C इज इक्वल टू V एट N, इनकी वैल्यू दी है 60 वोल्ट। फिर कहता है V एट, इसको n ना ले, इसको s ले लो, नहीं q ले लो। कहता है v एट q इज इक्वल टू v एट d इज इक्वल टू v एट l, इसकी वैल्यू दी है 80 वोल्ट, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। तो हम देख रहे हैं इन सबके पोटेंशियल सेम है। और पोटेंशियल कहाँ पे सेम होते हैं, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की थी यहाँ पे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, ये इक्विपोटेंशियल हो गई। क्यों इक्विपोटेंशियल है, क्योंकि हर जगह पे इनका पोटेंशियल क्या है, हमेशा सेम रहता है। तो इन सरफेस को मैं क्या कह सकता हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस,
इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन्हीं में समझ आ रही? ठीक है, आगे बात करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पता चल गई। अब हमसे कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मतलब यहां पे बताना है मेरे को, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कोई भी एक लाइन चूज कर लो, पहले से चूज की हुई है ये वाली लाइन, इसको हमें चूज करने की जरूरत नहीं। इसके बाद मैंने कहा कि उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की कैसी होती है? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। किधर होगी? मैंने बताया था, हमें कंसेप्ट भी पता है, प्रॉपर्टी भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा उस डायरेक्शन में जाती है जिधर पोटेंशियल क्या हो रहा हो? डिक्रीज हो रहा हो। तो नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ हो रहा है, क्योंकि नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ 40, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 20 है, तो नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो नहीं सकती, नीचे की तरफ है, ठीक है ना। ऐसा, ठीक है भाई, ये पता चल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। E का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? dV/dx। बिल्कुल सही है। dV कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस, हमेशा देख रहे हैं 20 का डिफरेंस है तो 20 आ जाएगा। dx मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है ना। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? ये अपना 45 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? √2, और ये उसका हाफ हो जाएगा। ये पूरा √2, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? √2/2 यानी 1/√2, ठीक है ना। 1/√2, तो 1/√2, √2 ऊपर चला गया, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 1/√2 ये आ गया, और सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो ऊपर 100 भी चला जाएगा, तो अपना कितना आ जाएगा? 2000√2 वोल्ट पर मीटर, सही ना। ये आ गया आपका वोल्ट पर मीटर में। अब डायरेक्शन की बात आती है, तो डायरेक्शन किधर हो रही है? ये एंगल है 45, तो हम कह देंगे along OC, along C to O, क्योंकि हमें CO की डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, सही ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, इक्विपोटेंशियल से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से करेंगे। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे आराम से हो जाएंगे अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आएगा ठीक से, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है a solid sphere of radius r is charged uniformly। एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस है इसकी r, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया, ठीक है। कहता है at what distance from its surface, कितनी डिस्टेंस पे इसकी सरफेस से, मान लो x डिस्टेंस, ठीक है ना, एक पॉइंट P है। कहता है distance from its surface is the electrostatic potential half of the potential at the center। सेंटर के पोटेंशियल का Vc के पोटेंशियल का हाफ हो जाएगा, तो हमने यहाँ लिखा Vp, ठीक है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो Vp है वो है हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट Vc, ऐसा कह रहा है। कितनी डिस्टेंस पे होगा वो वैल्यू बतानी, ठीक है ना। तो मेरे को पता है Vp, P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? KQ/R, तो मैंने लिख दिया KQ डिवाइडेड बाय यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, वो कितनी होगी? R + x, तो लिख दिया मैंने R + x, सही ना, इज इक्वल टू 1/2। अब Vc सेंटर पे हमें पता है कितना होता है? 3/2, तो यहाँ लिख दूंगा 3/2 टाइम्स ऑफ KQ/रेडियस R, सही है ना। तो यहाँ पे मेरा KQ कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे R + x, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4R, इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा R = 3x
यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी r/3, यानी सरफेस से r/3 डिस्टेंस पे हमारा वो पॉइंट होगा जहाँ पे पोटेंशियल सेंटर के पॉइंट के आधा होगा, हाफ होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।